बिहार में चल रहे हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच अब विधानसभा में विश्वास मत की अग्नि परीक्षा है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने पास पर्याप्त संख्या बल का दावा कर रहे हैं और वहीं मांझी भी फ्लोर टेस्ट में अपने को पास मान रहे हैं। आखिर क्या है बिहार विधानसभा का सियासी समीकरण? मांझी मुख्यमंत्री किन हालात में बने और क्यों वो बागी हो गए, ये भी जान लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में फिलहाल 10 सीटें खाली हैं, यानी अभी कुल 233 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए कम से कम 117 और सामान्य बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब जरा विधानसभा में पार्टियों की स्थिति पर नजर डाल लें। जेडीयू के पास 110 विधायक हैं, बीजेपी के पाले में 88, आरजेडी के पास 24 और कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। इसके अलावा सीपीएम का 1 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 5 है। 9 सीटें खाली हैं। नीतीश कुमार ने अपने समर्थन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के कुल 130 विधायकों की संख्या का दावा पेश किया है। वहीं जीतन राम मांझी भी अपने पास जरूरी विधायकों की संख्या बल का दावा कर रहे हैं। अब गेंद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पाले में है। किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है, इसका फैसला वही करेंगे। जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करने के लिए विधायकों का फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार को विधायकों की परेड करा सकते हैं। मांझी नीतीश दोनों ही बहुमत साबित करने में नाकाम रहते हैं तो फिर विधानसभा भंग हो सकती है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अब देखते हैं कैसे चमका जीतन राम मांझी के किस्मत का सितारा। आज से 9 महीने पहले बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंपकर पार्टी संगठन को मजबूती देने में जुट गए। लेकिन जिन जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था, वही मांझी अब बागी हो गए हैं। मांझी क्यों बने बागी? मांझी जब से बिहार के सीएम बने हैं, खुद को दलितों और अति पिछड़ा वर्ग का मसीहा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके बयान इशारा करते थे कि वो दूर की सोच रहे हैं। वो रोज एक बार ये जरूर कह देते थे कि वो चाहते हैं कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कोई दलित ही बने। इतना ही नहीं, मांझी अपने कई फैसलों से प्रशासनिक रूप से नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने का भी दावा करते रहे। समय समय पर उनके बयान जेडीयू की सोशल इंजीनियरिंग की भी हवा निकालते रहे। लिहाजा जेडीयू ने उनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी। इसमें उन्हें बीजेपी की ओर से भी चोरी छुपे शह मिलती रही, जो आखिर दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद अपने असली रंग में आ गई। लिहाजा उन्होंने जेडीयू की नाव पार लगाने की बजाय बगावती तेवर अपना लिया और नीतीश की राह का रोड़ा बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। वैसे तो गुहार लगाने दोनों ही धड़े पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और ये माना जाता है कि अब बॉल जो है राज्यपाल के पाले में है। लेकिन राज्यपाल जो हैं, यूं तो माना जाता है कि संवैधानिक पोस्ट है और राजनीति से ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ असल में ये होता नहीं। इसीलिए जब सरकारें बदलती हैं केंद्र में तो वो अपने हिसाब से राज्यपाल अपने तय किए हुए लोगों को रखती हैं। उसका जाहिर है कि कोई आशय होता है। और केसरीनाथ त्रिपाठी जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो भी बीजेपी के नेता रहे हैं और अब इसीलिए शायद जेडीयू इस पर सवाल उठा रहा है। राजीव रंजन जी, एक स्टेटमेंट आई और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो संसद नहीं चलने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होती है तो हम सब दिल्ली चलेंगे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि केसरीनाथ त्रिपाठी फैसला सही नहीं करेंगे, फेयर प्ले नहीं होगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आशंकाएं निर्मूल हो और महामहिम न्याय करें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये जो स्टैंड बदला है कि धरना प्रदर्शन जैसे चीजें बिल्कुल ही वर्जित हैं और वो नहीं किए जाने चाहिए। दिल्ली के इलेक्शन में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ यही आरोप मढ़ा कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और आज बिहार के प्रसंग में भी उनका मामला यही, उनका दृष्टिकोण यही है। मुझे लगता है पिछले लोकसभा के कई सत्रों का जिस तरीके से उन्होंने अपव्यय किया है वो बहुमूल्य समय का, उन्हें खुद देखना चाहिए कि सवालों को लेकर के वो किस तरह से लेकिन हम अभी बिहार संकट पे बात कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आज अगर बिहार में, मैं वही कह रहा हूं अलका जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर बिहार के सवालों को लेकर के अगर ईमानदार निर्णय नहीं होता है तो ये विकल्प पार्टी के पास है कि अगर हम सड़क पर परेड करा रहे हैं, विधानमंडल दल के निर्णय को लेकर के इन तमाम पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व राजभवन में मिल रहा है और इसके बाद अगर कोई निर्णय
जल्द से जल्द 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये बिहार में जो ये वित्तीय वर्ष का अंतिम जिसे हम कहेंगे 45 दिन बचे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार जरूर निर्वाचित सरकार का गठन किया जाना चाहिए जो इन चीजों का भी तरीके से ध्यान रख सके कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से मिन्नत रमानी साहब, ये बात बताइए मुझे, क्या आपको भी लगता है कि ये एक तरह की दबाव की राजनीति नहीं है क्या? मतलब ये कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटों के बीच में ये तुरंत फैसला करें। ये तो राज्यपाल जब चाहे जब फैसला कर सकता है, राज्यपाल समय भी दे सकता है, राज्यपाल के विवेक पर है कि वो क्या फैसला करें, नहीं क्या? नहीं, देखिए इस तरीके ये ब्लेम करना कि कोई दबाव की राजनीति है, लेकिन जैसा कि राजीव रंजन जी ने क्लियर कहा है कि आने वाले समय में बजट का सेशन होना है, बजट को पेश करना है, वो बजट कौन पेश करेगा, इसलिए और ये स्पष्ट मामला है, कहीं ऐसी कोई दुविधा है ही नहीं जिससे कि ये लग रहा हो कि ये बहुमत किसके साथ में है। ये क्लियर हो चुका है कि आज के डेट में 130 विधायक माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, वो परेड करने को पटना से लेकर के दिल्ली तक आने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसी दुविधा है नहीं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी को उनको कोई ज्यादा वक्त लगने की जरूरत है, बजाय इसके कि कोई संवैधानिक कोई दुविधा सामने आए, बजाय इसके कि लोगों के ऊपर किसी भी संस्थानिक और संवैधानिक ढांचा पर यकीन खत्म हो, उससे बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके इस पे फैसला करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जी को ही बुलाइए, आपको अगर माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ही मौका देना है, आप उनको ही दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब जो भी करना है फैसला करें, जल्दी करें, का गंदा खेल खेली थी, बिल्कुल, क्योंकि अगर मांझी को ये मौका मिलता है, मांझी को ही पहले मिल जाए। वरना अलका जी वरना आपको याद होगा जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा के वक्त में किया था, आज भी वो उसी दौर में है, क्योंकि 40 विधायक तो ये पहले से कहते हैं यार इनके संपर्क में है, इनके संपर्क में कहीं कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि बिहार की जनता परेशान रहे, बिहार की जनता इसी दुविधा में रहे, उसका फायदा उनको कतई नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता देख रही है, पहले मैं शाइना जी से पूछ लेती हूँ, शाइना जी स्तर पे आ चुकी है। ये जो लगातार देखिए, ये तो बात ठीक है कि बीजेपी लगातार इस तरह की स्टेटमेंट, बीजेपी की तीन तरह की स्टेटमेंट आती है। पहले वो लगातार कहते रहे जब मांझी को बनाया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मांझी को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब जब मांझी को बर्खास्त किया जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बड़े महादलित के साथ, बेचारे के साथ इतना अन्याय हो रहा है। तमाम शहनवाज हुसैन और सभी जो आपके प्रवक्ता हैं सब कह रहे हैं कि महादलित के साथ इतना महाअन्याय हो रहा है। तो ये तो मांझी के बारे में जो आप लोग का बदल गया पूरा रवैया और जो रुख था देखने का, ये कैसे अचानक हृदय परिवर्तन हुआ? कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, स्वाभाविक रूप से जो उनके साथ अन्याय हुआ है तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण में ये टिप्पणी जरूर हो सकती है, लेकिन जहां तक ये सवाल उठ रहा है अन्याय कैसे हुआ, आपको अन्याय कैसे लग रहा है? तुरंत नहीं ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्योंकि ये सेम पैटर्न है जहां उन्होंने हमारा अलायंस भी तोड़ा था, और छोड़िए तोड़ा था या नहीं तोड़ा था, लेकिन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ, लोगों ने एक स्थिर लेकिन मांझी के साथ अन्याय जो आपने कहा ना, आप इसको इस तरह से देख रही है कि मांझी के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, अलका जी इस सवाल का जवाब मुझसे जरूर लीजिएगा, वो पहले सेगमेंट में भी बोल चुकी है जो एक अंदरूनी जनता के साथ छल किया है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये बार बार ये गलत तस्वीर रखने की कोशिश कर रही हैं। और अलका जी नहीं, आपने पहली बार भी ये बात कहा, मेरा रिबटल जरूरी है। जो लोगों के साथ एक विश्वासघात, आप बिल्कुल गलत तस्वीर पेश कर रही हैं, जो एक लोगों के साथ बिल्कुल गलत तस्वीर है गठबंधन। तो फिर अलका जी, मैं चाहता हूँ बीच में मैं इंटरवेन करना चाहता हूँ। हाँ, चलिए बोलिए आप। पहली बात ये अलका बोलिए, वो जो आरोप लगा रही है शाइना जी उन पर बोलिए। जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन जिन 3 असहमति के बिंदुओं पर तय था, उस नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस से जब भारतीय जनता पार्टी भटकी थी, उसके बाद हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा था, और ये फैसला पूरी तरह से सैद्धांतिक फैसला था। और इस फैसले को लेकर के अगर बिहार की जनता को बार बार आप ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ नीतीश कुमार जी ने कोई छल किया, तो आप लोकसभा चुनाव में आपने जो भी किया, जो लगातार बताइए ना, पद्धति चुनाव के बाद उपचुनाव हुए, आप देखेंगे साइना जी करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, सही अपॉर्चुनिटी, साइना जी लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा पार्टी के, और आप अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। और यही डर है नीतीश कुमार जी के
चेहरे का डर है जिसके कारण आप इस तरह के आप तय फैसले कीजिए कर रही अलका हैं जी और कौन इस बोलने तरह के वाले हैं, नहीं तो ये तिकड़मों लगातार को ये आप तू मैं हवा दे रही चलते हैं। रहेगा। चलिए आपने जो आरोप लगाए हैं वो क्या कह रहे हैं कि बिहार की बीजेपी को ये जनता डर ने है। सुशासन, चलिए बताइए। क्या बिहार की जनता ने सुशासन, गुड गवर्नेंस के मॉडल के आधार पे नीतीश कुमार और सुशील मोदी को वोट नहीं दिया था? क्या आपने तय नहीं किया आपके अनुसार कि लोगों का विश्वासघात चाहे हो हम करेंगे और हम हमारा अलायंस तोड़ना चाहते हैं? उसके बाद जो अंदरूनी मामला है आपके पार्टी में उसके प्रति मैं इस वजह से बीजेपी बहुत बिहार की तो क्या बीजेपी इसीलिए बिहार की जनता देखती आ रही है। अफसोस ये है कि नुकसान हो रहा है, अफसोस ये है कि नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता को। आम सहमति से लिया अफसोस जाना ये चाहिए है कि और नरेंद्र बिहार मोदी की जी की गरीब उम्मीदवारी के जनता साथ के उनका साथ स्टैंड अन्याय बिल्कुल हो रहा है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, नहीं, अन्याय तो आप कराना चाहती हैं ना बिहार की जनता के साथ। ऑप्शंस हैं, आज नहीं, एक अन्याय बड़ी तो राशि आपने का ऑलरेडी खर्च किया नहीं हो है। पाएगा। ये जो आपने डेडलॉक ऑलरेडी है, बिहार में अगर चुनी हुई बीजेपी को लग रहा है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार की बीजेपी को ये भी लग रहा है कि मांझी के साथ भी अन्याय हो रहा है। वो आप करेंगे, ये वो मांझी तो स्पष्ट हुआ है। चलिए। जहां आप लालू प्रसाद का नाम तक नहीं ले सकते थे, वहां आपके अपॉर्चुनिटी के लिए और आपका जो स्वार्थ है उससे बिहार की जनता के वो तो ऊपर एक जो परिस्थिति अन्याय हो थी। रहा है साइना जी, इनसे ये जरूर पूछिए, और जो हम लालू जी और नीतीश जी जनता दल और उसके पहले की जनता आवश्यकता पार्टी है। तब वो भी उनका अंदरूनी मामला है। चलिए बिल्कुल हमारा कुछ योगदान हम देखते हैं कि राजनीति में बिल्कुल कुछ भी संभव है। कौन से दल साथ आते हैं, कौन से अलग हो जाते हैं, ये हमने लगातार देखा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ देख रहे हैं। और वो साफ साफ अगर जनता दल एक साथ, जनता दल के जो अलग अलग घटक हैं कभी अलग हुए थे, अगर एक साथ आना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो बिहार का मुद्दा है कि एक चुनी हुई सरकार है जो वहां पे चल रही है, उसमें दोफाड़ हो रहा है। क्या ये अंदरूनी कारणों से हो रहा है या कुछ बाहर के कारण है? और कारण है तो उसमें किसको लाभ पहुंच रहा है, कौन ये करवा रहा है, ये इंस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट की जा रही है? लॉन्ग रन में बिहार के इलेक्शंस आने वाले 8 महीने बाद, उसमें क्या होगा? छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।